Good morning, student. I am Gopi Kumar Srivastava from ISS Sudhamdi, and this is my first video of balance of payment, chapter number 12 of macroeconomic. Balance of payment. In this video, I am discussing about the trade of one country to other country. Balance of payment is basically a record between the two country trade. ट्रेड से रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं दो कंट्री के बीच में या दो से अधिक कंट्री के बीच में, वो बातें जो सारे ट्रांजेक्शन को एक जगह लिखा जाता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब वो पेमेंट होता है, मतलब कि एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये दिखाया जाता है कि हमने कितना इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया, सारे चीज़ों को बताया जाता है कि हमने कितना गुड्स एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया, कितना सर्विसेज को इंपोर्ट किया। तो ये सभी बातों को बैलेंस ऑफ पेमेंट में दिखाया जाता है, ये इसकी मेन थीम है। So let's understand this chapter. The government of every country keep an account of economic transaction with the other country. यहाँ कहा गया कि हर देश का जो गवर्नमेंट होता है वो अपने इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो बाहर के देशों से अदर कंट्री से कर रहे हैं उसका वो एक रिकॉर्ड रखते हैं, एन अकाउंट करते हैं। अकाउंट मतलब उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं कि उन्होंने क्या इंपोर्ट किया, क्या एक्सपोर्ट किया, उन सभी बातों को वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। सर्च एन अकाउंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इज यूजफुल फॉर अ नंबर ऑफ रीजन। इस तरह का जो ट्रांजेक्शन होता है वो बहुत सारे रीजन के लिए काम आता है। इट प्रोवाइड द यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड एसेट्स। इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने से गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि कितना गुड्स आ रहा है, कितना गुड्स जा रहा है, आखिर गुड्स का फ्लो क्या है, ज़्यादा गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं या ज़्यादा गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये बातों को पूरे डिटेल से जानता है गवर्नमेंट। It also enable the government to design and appreciate economic policy. यहाँ पे गवर्नमेंट को ये डिजाइन करने में मतलब कि हेल्प करता है अपने पॉलिसी बनाने में। देश में जो पॉलिसी है, कितना गुड्स खरीदना चाहिए, क्या गुड्स होना चाहिए, या टैक्स पॉलिसी कैसा होगा, सब्सिडी कैसा होगा, इन बातों पे वो ध्यान देते हैं, गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में मदद करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। टू डिजाइन एंड अप्रिशिएट इकोनॉमिक पॉलिसी, जैसे ट्रेड पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी मतलब होता है व्यापारिक पॉलिसी, मतलब किस तरह का नीति होगा व्यापार के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मनी का ट्रांजेक्शन किस प्रकार से होगा। फिजिकल पॉलिसी मतलब टैक्स और सब्सिडी को लेकर जो बातें होता है वो फिजिकल पॉलिसी में आता है। द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ ए कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब यहाँ साफ कहा गया है, शॉर्ट में, बहुत वेरी शॉर्ट में कहा गया है, द रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब बाकी देशों के साथ अगर आपका कोई ट्रांजेक्शन है तो उसे आप बैलेंस ऑफ पेमेंट कह सकते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब हो गया, आप शॉर्ट में इसको बता सकते हैं, द रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। इकोनॉमिक मतलब अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है, लेन देन है, वो दूसरे देशों के साथ वो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड करते हैं या रखते हैं। Balance of payment is a accounting statement that provide a systematic record of all the economic transaction. इसको आप इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। एक अकाउंटिंग इक्वेशन है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो प्रोवाइड करता है हमें सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। रेसिडेंट मतलब हमारे देश में जो रहता है, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब बाहरी देश के साथ। हमारे देश का जो लोग है, रेसिडेंट जो है, बाहरी देश के साथ या लोगों के साथ किस प्रकार से व्यापार करता है उसका ये रिकॉर्ड रखता है। इन अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब 1 साल, 6 महीना, किस प्रकार से ये काम हुआ है, किस तरह से ये लेन देन हुआ है, उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, हु आर इंक्लूडेड इन द रेसिडेंट। रेसिडेंट आखिर रेसिडेंट के अंतर्गत कौन कौन आता है और कौन कौन लोग रेसिडेंट हैं। द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इंक्लूड द इंडिविजुअल, फर्म एंड गवर्नमेंट एंड एजेंसी। रेसिडेंट जो है वो आपके इंडिविजुअल को, मतलब आपके देश में जो इंडिविजुअल है, लोग हैं या फर्म है या कोई गवर्नमेंट है, डिप्लोमेटिक व्यापार कुशल स्टाफ एंड द फॉरेन मिलिट्री पर्सनल, टूरिज्म, माइग्रेटिंग वर्कर एंड द ब्रांचेस ऑफ द फॉरेन कंपनी इवन दो दे आर वर्क एंड ऑपरेट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री। सिंपल से भाषाओं में आपको मैं बताना चाहता हूँ, लैंग्वेज में, कि डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब आपके देश के क्षेत्र के अंतर्गत, मतलब आपके देश के अंदर जो भी लोग रहते हैं, जो भी संस्था है, जो भी लोग हैं, जो भी कंपनियां हैं, जितने भी लोग हैं जो 1 साल तक कम से कम आपके देश में रहते हैं, उसे आप रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री कह सकते हैं। मतलब उसे आप निवासी कह सकते हैं। यहाँ पे परमानेंट तो नहीं कह सकते, पर 1 साल से ज़्यादा अगर कोई रहे तो आप उसे रेसिडेंट कह सकते हैं। और साथ में ही उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी आपके देश में होना चाहिए। ये 2 बातें पे ध्यान दीजिएगा।
अगला है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। आखिर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट के अनुसार हम लोग इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्या क्या करते हैं। मैंने आपको बताया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करते हैं, और आखिर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्या क्या है उससे भी डिस्कस करते हैं। Economic transaction refers to those transactions which involve the transfer of little or ownership of goods, services, money and assets. इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का मतलब वो ट्रांजेक्शन होता है जो आपका ट्रांसफर करता है ऑनरशिप ऑफ गुड्स। मतलब ऑनरशिप मतलब क्या होता है? मतलब कि मालिकाना हक। अगर मैं किसी और को अपना गुड्स बेच दूं तो वो मालिक हो जाएगा, मैं नहीं। या कोई और देश मुझे गुड्स बेच दे तो मैं उस गुड्स का मालिक हो जाऊंगा। तो यहाँ से मनी, एसेट्स या गुड्स ट्रांसफर होता है। अगर मनी, एसेट्स और गुड्स ट्रांसफर हो रहा है तो ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कहलाता है, क्योंकि ये आर्थिक ट्रांजेक्शन है। देयर आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज अंडर। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को इस प्रकार से भागों में बांटा गया है, और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का ये आपका एलिमेंट हो गया, या आप इसको कंपोनेंट मान सकते हैं। विजुअल आइटम, दीज इंक्लूड ऑल द टाइप्स ऑफ फिजिकल गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड इंपोर्टेड। विजुअल आइटम के अंतर्गत वो गुड्स आते हैं, सिर्फ गुड्स आते हैं जो फिजिकल के रूप में होते हैं, जिसको हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं बाहरी देशों के साथ। जब हम किसी देशों के साथ सिर्फ गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो उसे विजुअल आइटम कहते हैं, क्योंकि वो दिखाई देता है। दीज आर विजुअल आइटम, दे आर मेड सम मैटर और मटेरियल एंड कैन बी सीन, टच एंड मेजर। ये फिजिकल के रूप में होता है, इसे हम लोग छू सकते हैं, इसको हम लोग टच कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं मनी में, इसलिए इसे विजुअल आइटम भी कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ सच आइटम इज ओपन एंड कैन बी वेरीफाइड बाय द कस्टम ऑफिशियल। इसको जो मूवमेंट है इसको ये बहुत ही ओपन है, आराम से आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकता है। बट ये जब बाहर के देशों से आता है तो ये कस्टम ऑफिशियल के द्वारा गुजरता है। मतलब कस्टम ऑफिशियल इसको आराम से वेरीफाई कर सकता है, मतलब देख सकता है, छू सकता है, मेजर कर सकता है, ठीक है, कि आप बाहर से क्या मंगाए नहीं मंगाए। इनविजुअल आइटम, इनविजुअल आइटम ऑफ द ट्रेड रिफर्स टू द ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज लाइक शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस etc विच आर गिवन एंड द रिसीव। यहाँ पे इनविजुअल आइटम में हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं सर्विस का, जिसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस ये सब चीज़ आता है। मतलब यहाँ पे हम लोग गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे सिर्फ सर्विस का जब हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो वो इनविजुअल आइटम होता है। दीज आर कॉल्ड इनविजुअल आइटम एज दे कैन नॉट बी सी फेल्ड, टच और मेजर। इसको हम लोग ना फेल्ड कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको इनविजुअल आइटम कहते हैं। तो दिस इज द सेकेंड आइटम ऑफ द economic transaction. Now we are discussing about the unilateral transfer. Unilateral transfer include the gift, personal remittances and the other one-way transaction. Since these transactions do not involve any claim for the repayment and they are also known as unrequested transfer. It is a part of the individual item. इन यूनिलेटरल ट्रांसफर को आप वन वे ट्रांजेक्शन भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं विदेश में रहता हूँ और मैं अपने फैमिली के लिए गिफ्ट भेज रहा हूँ या पैसा भेज रहा हूँ या मनी ऑर्डर भेज रहा हूँ तो वो वन वे होगा। अगर मैं अपने फैमिली को गिफ्ट भेजूंगा इसका मतलब वो नहीं कि वो भी मुझे भेजेंगे। अगर मैं मनी ऑर्डर कर रहा हूँ तो ये नहीं कि मेरा फैमिली भी यहाँ भारत से मुझे पैसा भेज रहा है। अगर मैं किसी और देश में रहता हूँ तो मैं गिफ्ट, मनी कुछ भी भेज सकता हूँ। वन वे ट्रांजेक्शन होता है। वन वे मतलब कि सिर्फ मैं ही भेजूंगा और कोई नहीं भेजेगा, जरूरी नहीं कि सामने वाला भी भेजे। तो इस तरह का ट्रांसफर को हम लोग यूनिलेटरल ट्रांसफर कहते हैं और ये भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के अंतर्गत आता है। कैपिटल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर रिलेटेड टू द कैपिटल रिसिप्ट and that is borrowing and the sales of asset and the capital payment that is capital payment of the purchase of assets. कैपिटल ट्रांसफर के अंतर्गत हम लोग दो चीज़ों पे ध्यान देते हैं, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप कैपिटल पेमेंट भी बोल सकते हैं। कैपिटल रिसिप्ट में आपका ब्रोइंग हो गया या जब आप अपना एसेट्स को बेचते हैं वो कैपिटल रिसिप्ट होता है, जिसे मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था बजट चैप्टर में। अगर आपको कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बजट का वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उससे आपको सारा बातें क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास चार तरह का टॉपिक आइटम है, जिसमें हमारा विजुअल आइटम, इनविजुअल आइटम एंड द यूनिलेटरल ट्रांसफर एंड द कैपिटल ट्रांसफर। सो द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वीडियो इज, इसका जो क्वेश्चन होगा वो भी मैं आपको बिल्कुल देने वाला हूँ कि इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट डू यू मीन बाय बीओपी। बीओपी से आप क्या समझते हैं? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द बीओपी एंड व्हाट डू यू मीन बाय द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन and the item involved in the economic transaction. There are three questions which I given. Must
learn and write in your fair copy. This video completed. In the next video we are discussing more about this chapter. Thank you.